हेलो यूपीएससी वॉरियर्स, वेलकम टू सेंटर फॉर एम्बिशन। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर सेकेंड ऑफ इकोनॉमिक्स, एनसीईआरटी क्लास 11th। उस चैप्टर सेकेंड का नेम है इकोनॉमी फ्रॉम 1915 ऑनवर्ड्स। तो हम ये देखने वाले, प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने देखा है कि कैसे ब्रिटिश रूल के टाइम पर ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ने हमारी इकोनॉमी को बिल्कुल डिटेरिएट कर दिया था। उस डिटेरिएशन ऑफ द इकोनॉमी को हमें सही करना था। तो हमारी गवर्नमेंट ने कुछ डेवलपमेंट प्लान्स लेकर आई। कैसे वो प्लान्स डेवलप हुए, कहाँ तक हमारी गवर्नमेंट पहुंची और कौन सा प्लान और कौन सी इकोनॉमी जो है, इकोनॉमिक सिस्टम जो है गवर्नमेंट ने चूज़ किया हमारी इंडिया के उस टाइम के लिए, तो वही चीज़ आज हम देखने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी 1950 ऑनवर्ड्स। ओके ना, सबसे पहले हम ये देखेंगे, हमें पता है कि 1947 15 अगस्त को इंडिया इंडिपेंडेंट हो चुका था और इंडिया के पास फ्रीडम आ चुकी थी। इसकी वजह से इंडिया जो है वो खुद का एक मास्टर बन चुका था। इंडिया वाज द मास्टर ऑफ इट्स ओन रिसोर्सेज एंड ओन कंट्री, ठीक है, ऑन रिसोर्सेज एंड ऑन कंट्री। उसके बाद जितनी भी डेस्टिनी इंडिया की होगी अब कौन डिसाइड करेगा? इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो अब ब्रिटिशर्स जा चुके हैं 200 ईयर्स बाद। 1600 से ब्रिटिशर्स की स्टार्टिंग होती है और 200 साल तक ब्रिटिशर्स रहे। उसके बाद जो है वो ब्रिटिशर्स जाने चले गए। तो उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं? नेशन बिल्डिंग, कि अब इंडिया जिस भी कंडीशन में है उसको अब सही करना है। हमारी इकोनॉमी डिटेरिएट हो चुकी थी, हमारी इकोनॉमी कितनी बेकार हालत में थी, पहले वाले चैप्टर में हमने देखा। तो अब क्या करना है? अब इंडिया को, उस इकोनॉमी को नेशन बिल्डिंग करनी है, उस इकोनॉमी को इस स्तर पर लेकर जाना है कि वो डेवलप हो जाए और हमारा इंडिया जो है वो एक जो कंट्री हमारी पुअर स्टेट में चल रही थी, इकोनॉमी हमारी पुअर इकोनॉमी में चल रही थी, वो अब अच्छी हो जाए। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, कौन कौन से इकोनॉमिक सिस्टम्स हम लोगों ने अपने नेशन के लिए अडॉप्ट किए हैं वो हम देखने वाले हैं। कि जिस ऐसा हमें कोई सिस्टम चाहिए था जिसकी वजह से हमारे हर सेक्टर को प्रॉफिट हो, हर किसी को वेलफेयर मिले, रादर देन कुछ लोगों को मिले, माइनॉरिटी लोगों को मिले, मेजॉरिटी तक हम लोग जो है वो पहुंचाना चाहते थे अपने बेनिफिट्स को, ताकि हम ऐसे प्लान्स लेकर आए, ऐसा डेवलपमेंट करें इंडिया के लोगों का, ताकि वो कहाँ तक लेकर जाए, वो हमारे वेलफेयर हो सबका, ऑल रादर देन फ्यू, कुछ लोगों के अलावा सबका वेलफेयर होना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, सबको जो है वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट होना चाहिए। तो यही चीज़ हमारे दिमाग में चल रही थी। उस टाइम के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे जवाहरलाल नेहरू, उनके दिमाग में बस एक ही चीज़ थी। उन्होंने सोवियत यूनियन का एक सिस्टम देखा था, दैट इज सोशलिज्म। सोशलिज्म का मतलब क्या होता है कि जितने भी रिसोर्सेज होंगे, जितनी भी ओनरशिप होगी, वो स्टेट होल्ड करेगा, गवर्नमेंट होल्ड करेगी। जवाहरलाल नेहरू जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे वो इसी बेसिस पर चल रहे थे सोशलिज्म के, कि हमें सोशलिज्म को इंडिया के अंदर लाना होगा। लेकिन वो जो एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ सोशलिज्म था, जो सोवियत यूनियन में उस टाइम पर एग्जिस्ट कर रहा था, उसके खिलाफ थे वो, कि सारी फैक्ट्रीज, जितने भी फार्म्स इस कंट्री के हैं, वो सब गवर्नमेंट ओन करेगी। अगर सब कुछ गवर्नमेंट ओन करेगी तो गवर्नमेंट क्या देखेगी कि आपको क्या नीड है, रादर देन मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट। अगर मेरे पास पैसे हैं, मुझे कोई चीज़ खरीदनी है, उसको नहीं देखेगी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट देखेगी कि मुझे चाहिए क्या। इस वजह से जवाहरलाल नेहरू को वो सिस्टम अच्छा नहीं लगा। हाँ, वो सोशलिज्म की तरफ जा रहे थे, बट ही वॉज नॉट टू द पॉइंट ऑफ एक्सट्रीम ऑफ सोशलिज्म, ठीक है। तो वो दिक्कत थी। तो कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी आपको पता है नहीं है एग्जिस्ट करेगी कहाँ पे, इस वाले सिस्टम में, सोशलिज्म वाले सिस्टम में। तो ये पॉसिबल नहीं था इंडिया जैसी डेमोक्रेसी के लिए कि हम लोग अपने लैंड की ओनरशिप चेंज कर सकें, लैंड पैटर्न की ओनरशिप चेंज कर सकें, क्योंकि सोशलिज्म में तो मतलब यही होता है ना कि आप सारी ओनरशिप जो है वो गवर्नमेंट को दे दोगे। इंडिया जैसी डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा नहीं हो सकता था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है, आपके घर है, आपकी जो लैंड है, वो सब जो है वो गवर्नमेंट की हो जाए, जैसे कि सोवियत यूनियन में चलता है। ऐसा नहीं हो सकता था। इसलिए हम लोगों ने क्या डिसाइड किया कि हम लोग ये जो एक्सट्रीम पैटर्न ऑफ सोवियत यूनियन है इसको नहीं करेंगे। एक्चुअली अगर मैं सोवियत यूनियन के बारे में बात करूं तो सोवियत यूनियन इज रिलेटेड टू यूएसएसआर। उस टाइम पर इसमें कौन सा सिस्टम चल रहा था? सोशलिज्म का सिस्टम चल रहा था। तो इससे थोड़े से इन्फ्लुएंस थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बुक्स भी उस रिलेटेड पढ़ी हुई थी, राइट। अब नेहरू और दूसरे जो लीडर्स हैं और थिंकर्स हैं वो नई इंडिया चाहते थे। हमें पता है कि नया इंडिया आ चुका है, लेकिन उसकी इकोनॉमी कितनी डिटेरिएट है उसको सही करना चाहते थे। लेकिन हमारे जो लीडर्स हैं वो ना ही ये चाहते थे कि कैपिटलिज्म का एक्सट्रीम पॉइंट आ जाए और ना ही सोशलिज्म का एक्सट्रीम पॉइंट आ जाए। सोशलिज्म का एक्सट्रीम पॉइंट क्या था कि भाई सारी चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, और कैपिटलिज्म का ये पॉइंट था कि भाई सारी चीज़ें जो है वो प्राइवेट डिसाइड करेगी। दोनों ही
ही चीज़ नहीं हो सकती थी, वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे नहीं हो सकती। तो हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या डिसाइड किया कि लेट्स डू समथिंग व्हाट, कि हम सोशलिज्म के पॉजिटिव चीज़ों को तो ले लेते हैं और नेगेटिव चीज़ों को हटा देते हैं, तो उससे इंडिया के लिए बहुत अच्छा सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, तो इंडिया ने क्या चूज़ किया, इंडिया ने चूज़ किया सोशलिज्म, मोर टुवर्ड्स सोशलिज्म, और उसके साथ साथ कुछ प्राइवेट या कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर को भी चूज़ कर लिया। मतलब इंडिया ने क्या चूज़ किया कि हम लोग स्टेट प्लस प्राइवेट का कॉन्फ्लुएंस लेकर आगे बढ़ेंगे, ना ही हम ज़्यादातर सोशलिज्म में जाएंगे जहाँ पे स्टेट का इन्फ्लुएंस रहता है, और ना ही हम उस मार्केट इकोनॉमी में जाएंगे जहाँ पे कैपिटलिज्म है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग मिडिल में रहेंगे। मिडिल पाथ थियरी यहाँ पर बुद्धिज़्म की हम लोग मानते हैं कि भाई मिडिल पाथ में हम रहेंगे, ना ही स्टेट ना ही प्राइवेट, दोनों का मिक्स लेके कंबाइन लेके हम आगे बढ़ेंगे। तो यही हमारा जो है हम लोगों ने वो किया। अब जैसे कि हम बात करें इंडिया में, तो हमें पता है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है वो क्या हो चुकी थी, डिटेरिएट हो चुकी थी इन द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स, राइट। तो उस टाइम पे हमारा क्या ऑब्जेक्टिव था जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई, हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव था, एंड दैट वाज प्लानिंग। और प्लानिंग किसके लिए करना है कि हम इंडिया को डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाएं। डेवलपमेंट क्यों करना है हम लोग को, ताकि लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स अच्छे हो, रहने की जो चीज़ें हैं, जिस तरीके से वो रहते हैं, उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो अप हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करना चाह रहे थे, हम डेवलपमेंट करना चाह रहे थे, और ओपन आउट टू द पीपल न्यू अपॉर्चुनिटीज़, नई अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के लिए खुल जाए, इसके लिए हम लोग डेवलपमेंट करना चाह रहे थे। तो यही आपका पॉइंट है। अगर यहाँ पे हम इस क्वेश्चन की बात करें कि इंडिया में और वर्ल्ड में किस टाइप के आपके सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं, तो हमें पता है एक तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, जहाँ पर आपका इन्फ्लुएंस ऑफ प्राइवेट इकोनॉमी रहता है। और उसके बाद आपकी सोशलिस्ट होती है। सोशलिस्ट में क्या है, आपके जो गवर्नमेंट है, स्टेट है, उनका इन्फ्लुएंस रहता है। एंड थर्ड इज मिक्स्ड इकोनॉमी, जो इंडिया फॉलो करती है, जिसके अंदर दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है। तो ये है ना, हमें पता है कि भाई हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस वाले सिस्टम को लेकर चल रही है। हमारी गवर्नमेंट जो है वो कंबाइंड सिस्टम लेकर चल रही है। ठीक है, अब ये सब हो रहा था तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि हम लोग कुछ प्लान करेंगे। क्या उन्होंने कहा कि हम लोग प्राइवेट सेक्टर को भी रखेंगे, उनको भी इनकरेज करेंगे, और इसके साथ साथ जो है जो गवर्नमेंट है वो भी स्टार्ट रहेगी। तो हमारी 1948 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशंस आए थे और डीपीएसपी आए थे, वो इस चीज़ को शो करते हैं कि हमारे यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है। मतलब कि इंडिया में क्या होता है, जहाँ पे गवर्नमेंट काम कर रही है, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर बता देती है कि इस वाले 5 ईयर प्लान में या फिर हमारे बजट में अगर हम देख लें कि भाई हमें क्या करना है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करना है। गवर्नमेंट ने बस इतना बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करना है। प्राइवेट को ये अंदेशा हो गया कि भाई गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दे रही है, प्राइवेट क्या करेगा, उस इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ बढ़ने लग जाएगा और खुद उसमें इन्वेस्टमेंट करने लग जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट एक दिशा निर्देश दे रही है प्राइवेट को कि आप ऐसा करिए, और प्राइवेट उसके ऊपर काम कर रही है, अमल कर रही है। तो वही हम लोग चाहते हैं और वही इंडिया में चलता है। हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर क्या करती हैं, कंबाइंडली वर्क करती हैं। इसी के लिए 1950 में आपका प्लानिंग कमीशन आया, क्योंकि गवर्नमेंट को अब क्या करने थे, प्लान्स बनाने थे। प्लान्स क्यों बनाने थे, प्लान का मतलब क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। प्लान का मतलब सिंपली होता है गोल्स, ठीक है, उसके साथ साथ कुछ ऑब्जेक्टिव्स को रीच आउट करना। ठीक है, तो 1950 में हमारी प्लानिंग कमीशन बनी, जो आज रिप्लेस होके 1 जुलाई 2015 को क्या बन गई है, नीति आयोग बन गई है। क्या बन गई है, नीति आयोग बन गई है। तो इस वजह से यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जो है वो हमारे चेयरपर्सन होते हैं। आज भी नीति आयोग के चेयरपर्सन जो है वो प्राइम मिनिस्टर है। तो ये क्या करती थी प्लानिंग कमीशन उस टाइम पे 1950 के बाद, प्लान्स बनाती थी। प्लान्स किस लिए, इंडिया को डेवलप करने के लिए प्लान्स बनाती थी। और आज भी नीति आयोग क्या करती है, प्लान्स बनाती है। दो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन जो है वो क्या लेकर चलती थी, अप टू बॉटम अप्रोच लेकर चलती थी, टॉप टू बॉटम लेकर चलती थी। और नीति आयोग क्या लेकर चलती है, बॉटम टू अप अप्रोच लेकर चलती है। यहाँ पर स्टेट एंड सेंटर दोनों कंबाइंडली फॉर्म होते हैं, दोनों कंबाइंडली काम करते हैं नीति आयोग के अंदर। और यहाँ पर जो प्लानिंग कमीशन है, यहाँ पर से ऑफ द सेंटर, से ऑफ द प्लानिंग कमीशन, डिफरेंट बजट भी यहाँ पे आता था प्लानिंग कमीशन के लिए। तो यहाँ पर इसका से जो है वो ज़्यादा रहता था, तो ये दिक्कत होती थी। तो इस वजह से रिप्लेस किया गया बाय नीति आयोग। तो ये पॉइंट हो गया ना। अब हमें पता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो 1950 से कुछ 5 ईयर्स गोल लेकर आ रही है। क्यों लेकर आ रही है, 5 ईयर प्लान्स लेकर आ रही है। प्लान्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कुछ गोल्स हम लोगों को अचीव करने हैं, इसके साथ साथ इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। यही हमारे 5 ईयर प्लान्स हैं। व्हाट इज गोल, ठीक है, गोल क्या है, आप एक
आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप 11th क्लास में हैं, ठीक है, आप इस बुक को पढ़ रहे हैं, आपका गोल क्या है? आपका गोल है कि भाई हमें एग्जाम पूरा करना है, और ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई इस एग्जाम को पूरा करने के लिए इस बुक को पढ़ना पड़ेगा। तो क्या है? गोल प्लस ऑब्जेक्टिव, इन दोनों को करने के बाद आपका जो है इस प्लान का सक्सेसमेंट होगा ना। हो हमें पता है कि प्लान्स के अंदर क्या होते हैं? गोल्स होते हैं, और ये जो गोल्स हैं इससे क्या होगा? इस अगर ये पूरे हो जाएंगे तो जो हमने चाहा है वो पूरा हो जाएगा ना। हो इंडिया में अगर हम प्लानिंग की बात करें तो हमारे 4 बेसिस हैं कि हम 5 ईयर प्लान जो लेकर आए थे उसके 4 बेसिस हैं। अगर हमने उनको पूरा कर लिया तो हमारी इंडिया डेवलपमेंट की तरफ आ जाएगी। तो पहला क्या था? ग्रोथ, ठीक है, दूसरा क्या था? मॉडर्नाइजेशन, तीसरा सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। ये चारों चीजें हम पढ़ेंगे, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमने इन चारों चीजों को ना दे दिया कि पहला हमारा जो है वो आपका ग्रोथ है, दूसरा मॉडर्नाइजेशन है, तीसरा सेल्फ रिलायंस है और चौथा इक्विटी, अगर हमने इन चारों को पूरा कर दिया तो काम हो जाएगा, यही हम लोग कह रहे हैं। लेकिन चारों को हम एक साथ हर प्लान में नहीं लेके जा सकते। हम लोगों को क्या करना होगा? किसी ना किसी को प्राइमेसी देनी होगी, किसी को प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रखना होगा, किसी को हमें एक गोल में पीछे रखना होगा और किसी को आगे रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट प्लान की बात करें तो एग्रीकल्चरल ग्रोथ पे ध्यान दिया गया, सेकंड प्लान में हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन पे थोड़ा सा ध्यान दे दिया। तो हर प्लान में हम हर चीज को एक साथ नहीं लेके चल सकते, लेकर चलना पड़ेगा, लेकिन किसी ना किसी चीज को हमें प्राइमरी रखना पड़ेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, उस पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। इसी की बात हो रही है कि सारे प्लान्स में हम लोग हर चीज के लिए इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते। तो यही बात यहाँ पर देखी गई है। अब क्या होता है, कभी कभी ना प्लान्स में कॉन्ट्राडिक्शंस हो जाते हैं कि भाई हम डेवलपमेंट करें या अपने रिसोर्सेज को बचाएं। अब जैसे एक बहुत अच्छा डिबेट होता है कि अगर हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो हमें इंडिया के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसे खत्म करना पड़ेगा। अगर हमने नेचुरल रिसोर्सेज खत्म किए तो इन्वायरमेंट डिटेरिएट हो जाएगा। तो क्या करें? हमें एक बैलेंस अप्रोच लेकर चलनी पड़ती है कि इन्वायरमेंट भी खराब ना हो और हमारे रिसोर्सेज भी चलते रहें, रिसोर्सेज भी जाते रहें। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर प्लान्स में करते थे कि एक बैलेंस अप्रोच, एक जो आपके प्लानर्स होते थे उनको यही ध्यान देना होता था कि हमें एक बैलेंस अप्रोच लेकर चलनी है ना। प्लान्स भी सही होने चाहिए, हमारा इकोनॉमिक बर्डन भी खत्म नहीं, ज़्यादा नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट के ऊपर। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है प्लानर्स काम करते थे, और उसी के लिए प्लानिंग कमीशन स्टैब्लिश की गई थी, और उसी को रिप्लेस करके आज नीति आयोग आई है। नाउ सबसे पहला हम ऑब्जेक्ट जो देखेंगे गोल, वो क्या था? ग्रोथ, हमारे 5 ईयर प्लान का, कि हमें इंडिया को क्या करना है? ग्रो करना है। तो ग्रो में क्या है? ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ का मतलब होता है किसी भी चीज़ में इंक्रीज होना, भले वो आपका प्रोडक्शन हो, द एबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन हो, ठीक है। अब जैसे कि कोई भी चीज़ आपने प्रोड्यूस की, उसके लिए जो मशीनरी चाहिए, अगर आपने मशीनरी में कुछ भी चेंज कर दिया कि एक मशीनरी थी अब 2 मशीन्स लेकर आ गए आप, तो ऑब्वियसली जो चीज़ कुछ प्रोड्यूस हो रही थी वो ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाएगी, ठीक है। तो मशीनरी में अगर इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो अगर अब प्रोडक्टिव कैपिटल में इंक्रीज हो गया, अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन या बैंकिंग सर्विसेज में इंक्रीज कर दिया, जो भी सपोर्टिंग मटेरियल है उसमें इंक्रीज कर दिया, या एफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज में इंक्रीज कर दिया, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें ग्रोथ पता कैसे चलता है, ग्रोथ सबसे इंपॉर्टेंट अगर इकोनॉमी में पता करना है तो किसी भी इकोनॉमी की जीडीपी कैसी है उससे पता चल जाता है कि उसकी ग्रोथ कितनी होती है ना। हो हमने बात करी ग्रोथ की, तो मैंने आपको क्या बताया कि भाई ग्रोथ का मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू प्रोड्यूस, एबिलिटी टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस? गुड्स एंड सर्विसेज, यही आपकी ग्रोथ है, राइट ना। हो ग्रोथ हमें पता कैसे चलती है? ग्रोथ हमें पता चलती है बाय जीडीपी, ये रहा। एंड व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी का मतलब क्या है? द टोटल मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर, उसी को हम जीडीपी कहते हैं। जीडीपी क्या है? जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं आपकी कंट्री में एक साल में एक पॉइंट ऑफ टाइम पर बाय इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। उसी से हमें ग्रोथ का पता चल जाता है, ठीक है। तो जीडीपी आप समझ लीजिए एक केक है, जो इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक केक है, और ग्रोथ क्या है? उस केक का साइज बड़ा होता जा रहा है। अगर जीडीपी एक केक है और उसका साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतने ज़्यादा लोग उसको क्या करेंगे? कंज्यूम करेंगे, और उतना ही ज़्यादा लोगों को बेनिफिट होगा फूड का। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि हमें जीडीपी को हमेशा इंक्रीज करने की राह में चलना चाहिए, ताकि जितने ज़्यादा लोग उससे क्या हो? बेनिफिट हो। तो हमें क्या करना है? जीडीपी को इंक्रीज करना है, और आज तक हमारी जीडीपी इंक्रीज होती हुई आ रही है, ठीक है। जितनी ज़्यादा जीडीपी उतने ज़्यादा लोग जो हैं वो रिच और वेरीड लाइफ जो है वो जिएंगे, अच्छी लाइफ जिएंगे। तो यही चीज़ है। नाउ जीडीपी किसी भी कंट्री की किससे पता चलती है? कुछ सेक्टर्स हमारे इसमें होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया 3 सेक्टर्स हैं हमारे यहाँ पे, एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर। तीनों सेक्टर्स कैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारी इकोनॉमी में, कितनी वर्कफोर्स दे रहे हैं और कितना आपका जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं, उसी से हमें क्या पता चल जाता है कि भाई हमारी कंट्री की जीडीपी कैसी है, ठीक है। नाउ अगर हम तीनों चीज़ों की बात करें,
कि भाई तीनों चीज़ें आपके कैसे प्रोड्यूस हो रही हैं, आपका सर्विस सेक्टर कैसा है, एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा है, आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैसा है। तीनों चीज़ों को अगर हम कंबाइंडली फॉर्म करें तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल कंपोजिशन। इसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ द इकोनॉमी। स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ द इकोनॉमी। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ द इकोनॉमी, तो आपको बताना पड़ेगा इंडिया की वर्कफोर्स एंड जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, एग्रीकल्चर कितना देता है, मैन्युफैक्चरिंग कितना देता है और सर्विसेज कितना देता है। तो यही है आपका स्ट्रक्चरल कंपोजिशन। कुछ कंट्रीज में अगर मैं बात करूं, एग्रीकल्चर में ग्रोथ क्या करती है, जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रही है। कुछ कंट्रीज में जो है मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, कुछ कंट्रीज में सर्विसेज कर रही है। इंडिया में जो स्ट्रक्चरल कंपोजिशन हमने देखा है जब से हम इंडिपेंडेंट हुए हैं, बहुत डिफरेंट देखा है। जब भी कोई कंट्री डेवलप होने की राह में होती है तो वो एग्रीकल्चरल सेक्टर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ जाती है और मैन्युफैक्चरिंग से आपकी सर्विसेज सेक्टर तक जाती है। लेकिन इंडिया में हमने क्या देखा है कि हम जब एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में, उसके बाद सीधा सर्विसेज सेक्टर जो है वो इन्वॉल्व हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो मिडिल में बहुत कम रह गया है, मतलब कि सर्विस की तरफ हमारी जो इकोनॉमी है वो ज़्यादा चली गई है। तो ये एक पेक्यूलियर नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी हम कह सकते हैं जो हम लोगों ने अपने देखे हैं। अगर मैं इससे पहले कुछ चीज़ें बताऊं, सेकेंडली हम लोग क्या कह रहे हैं मॉडर्नाइजेशन की, कि व्हाट इज मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है कि आप नई टेक्नोलॉजीज कैसी यूज़ कर रहे हो, ठीक है, कैसी टेक्नोलॉजीज आप आज के टाइम पे यूज़ कर रहे हो, उसी को हम लोग मॉडर्नाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से आप चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हो, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो। जैसे कि फार्मर्स है, फार्मर्स पहले क्या प्लो यूज़ करते थे, आज वो क्या यूज़ कर रहे हैं, नए नए ट्रैक्टर्स यूज़ कर रहे हैं, नई आपकी मशीन्स यूज़ कर रहे हैं, हैवी मशीन्स यूज़ कर रहे हैं फार्म के ऊपर, है ना। तो ये है। इसके साथ साथ आपकी फैक्ट्री की बात करें तो फैक्ट्री में पहले क्या होता था, कैसी मशीन्स होती थी, आप भले ही कॉटन सेक्टर की बात कर लो, कॉटन मिल्स की बात करो, हैंडलूम इंडस्ट्रीज़ की बात करो, उनके अंदर कैसी मशीन्स यूज़ होती थी, आज कैसी मशीन्स यूज़ होती हैं। तो जब हम नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मॉडर्नाइजेशन। तो अडॉप्शन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजीज इज नोन एज मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना ही नहीं होता है, सोशल आउटलुक को चेंज करना भी होता है। अगर हमने मैन के साथ साथ वुमेन को भी अपनी इकोनॉमी में इंक्लूड कर दिया तो सोशल आउटलुक जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। जैसे कि अब पहले क्या होता था, मैन को जो है वो ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी काम के समय में, ठीक है, कि वो काम ज़्यादा करते हैं, वो काम पे ज़्यादा। आज वुमेन को भी उतना ही स्तर मिल रहा है जो पहले मैन को था। आज इक्वालिटी देखने के लिए मिल रही है वुमेन एंड मैन के लिए हमारी सोसाइटी के अंदर। तो वो क्या है, वहाँ पर हमारा सोशल आउटलुक चेंज हो रहा है। आज वुमेन के टैलेंट्स को हम हर वर्क प्लेस पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है। थर्ड हमारा जो गोल है दैट इज सेल्फ रिलायंस। क्या हुआ था, हमारा जो नेशन था जब ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन करेगा तो ये कहेगा कि हमें बाहर से इंपोर्ट करना है। हम ग्रोथ कर रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, हम नई टेक्नोलॉजीज लेकर आ रहे हैं, जीडीपी इंक्रीज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप सारी मशीन्स इंपोर्ट करिए। बाहर से अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो उससे तो फिर इंडिया को तो फायदा ही नहीं है। तो हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे कि थर्ड हमारा जो गोल होना चाहिए वो सेल्फ रिलायंस होना चाहिए। सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या होता है कि अपने ऊपर आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, ठीक है। तो आत्मनिर्भर भारत जो है वो यही है, सेल्फ रिलायंस की। एक नेशन जो है वो अगर ग्रोथ और मॉडर्नाइजेशन कर रहा है तो अपने दम पर करे, इंपोर्टेड आइटम्स पर ना करे। तो हमारे जो पहले 7 5 ईयर प्लान्स हैं वो सेल्फ रिलायंस पर फोकस करते हैं कि हमें इंपोर्ट्स को क्या करना है, अवॉइड करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। तो ये जो पॉलिसीज़ थी ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी उस टाइम पे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जो है बाहर से इंपोर्ट करते थे। भले ही फूड की बात हो, हम लोग डिपेंडेंट थे यूएसए के ऊपर कि वो हमें फूड प्रोवाइड करेगा। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तब हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो गई, ठीक है। तो ज़रूरत थी उस टाइम पर कि हमें अपनी डिपेंडेंसी को क्या करना है, रिड्यूस करना है, भले वो फूड के बेसिस पे क्यों ना हो। उसके बाद हमें ये भी पता है कि हम उस टाइम पर ब्रिटिश रूल से जो है वो आज़ाद हुए थे। जब हम ब्रिटिश रूल से आज़ाद हुए थे तो इंडिया को अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत थी कि भाई हम अपने ऊपर भी तो ध्यान दें कि हमारी इंडिया में एग्जिस्ट क्या करता है, कैसी रिसोर्सेज है, कैसी चीज़ें हैं। तो इसके बाद हमने ये भी देखा कि देयर वाज अ डिपेंडेंस ऑन द इम्पोर्ट गुड सप्लाईज, कि हम लोग इम्पोर्टेड फूड सप्लाईज वगैरह पे भी हमारे चीज़ें थी। देन फॉरेन टेक्नोलॉजी हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, हम फॉरेन कैपिटल भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हर चीज़ तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। पहला डर तो हमें यही था कि भैया अगर हम सारी चीज़ों को इंपोर्ट करेंगे तो कहीं हमारी जो भी कंट्री इंपोर्ट कर रही है वो हमारे ऊपर दबदबा ना कर दे, जैसे कि ब्रिटेन ने किया, ठीक है। ब्रिटिशर्स जिस तरीके से हमारी इंडिया के ऊपर हमें कॉलोनाइज किए हुए थे, ऐसे कोई और कंट्री हमें कॉलोनाइज ना कर दे फिर से। तो यही डर था। तो एक डर तो हमें यही था कि कहीं हम फिर से कॉलोनाइज ना हो जाए अगर हम इंपोर्ट के ऊपर ध्यान देते रहे, इंपोर्ट अगर हम करते रहे। दूसरा डर हमारा क्या था कि अभी हम ब्रिटिशर्स से आज़ाद हुए हैं तो हमें अपनी इंडिया के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये दो डर हम लोगों को लगे हुए थे, और ये डर ज़्यादा था कि हमें फॉरेन चीज़ों को मंगाने से कहीं फॉरेनर्स फिर से हम लोगों को क्या करें, कहीं
कॉलोनाइज ना कर लें। नाउ हमारा फोर्थ जो गोल था वो था इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है कि जितने भी बेनिफिट्स हैं आपकी लास्ट माइल ऑफ द पॉपुलेशन तक पहुंचने चाहिए, ठीक है। कोई भी अगर 1000 लोग हैं और 1000 लोगों के लिए आपने कोई स्कीम चलाई है तो वो स्कीम 1000 पर्सन को कैसी आई है, उस 1000 पर्सन की कैसी उसमें भूमिका हुई है, क्या बेनिफिट्स उसको हुए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एक जगह। अब हम लोगों को क्या करना है, लोगों की लाइफ कुछ सही करना है, उनको चेंज करना है। इन तीनों चीज़ों से हर किसी को क्या होना चाहिए, बेनिफिट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो हम लोगों को क्या है, बेनिफिट क्या है, इंश्योर करने होंगे। इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि हर इंडियन को जो है अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने की ज़रूरत है, भले वो फूड हो, डिसेंट हाउस हो, एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, इनइक्वालिटी। हम ये देख रहे हैं कि इंडिया में उस टाइम पे इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा थी। जिसके पास पैसे हैं, परचेजिंग पावर अच्छी है, वो चीज़ों को खरीद सकता है, जिसके पास अच्छी नहीं है वो नहीं खरीदेगा। तो यही दिक्कतें थी। तो उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हमारा फोर्थ गोल आता है, दैट इज़ इक्विटी, कि हर किसी को वो लास्ट माइल तक चीज़ें पहुंच जाएं, ठीक है। और उस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, उसी के लिए हमने ये फोर्थ गोल लेकर आए। तो हमारा फर्स्ट गोल क्या था, ग्रोथ। सेकंड गोल क्या था हमारा, मॉडर्नाइजेशन। थर्ड ग्रोथ हमारा क्या था, सेल्फ रिलायंस। एंड फोर्थ वाज इक्विटी। ये 4 हमारे गोल्स हैं जिससे हम 5 ईयर प्लान्स पर ध्यान दे रहे थे। अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि 1950 से 1990 तक हमारे प्लान्स स्टार्ट हुए थे, राइट। और उसमें हमारे 4 गोल्स थे। तो हम लोगों ने कहाँ से कहाँ तक चीज़ें पहुँची, और हम एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज़ की तरफ और इंडस्ट्रीज से ट्रेड की तरफ कैसे आए, ये सारी चीज़ें भी हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ क्वेश्चन एंड कुछ चीज़ें देख लेते हैं जो हमारी बुक में प्रेजेंट है। सबसे पहले हम इस इंसान का नाम देखते हैं, दैट इज़ महल नोबिस। दिस इज़ PC महल नोबिस। ये वो इंसान थे जिनको आर्किटेक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्लानिंग बोला जाता है इंडिया में। एक्चुअली ही वाज एसोसिएटेड इन द सेकंड 5 ईयर प्लान, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सेकंड 5 ईयर प्लान में हमारी बहुत अच्छी मदद करी थी। तो बहुत सारे आपके जो थिंकर्स हैं उन्होंने इंडिया के प्लान्स में मदद करी है, लेकिन PC महल नोबिस वाज द पर्सन जिन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है और अलग स्तर पर हमारे प्लान्स को लेकर गए हैं, ठीक है। तो ही वॉज एसोसिएटेड विद द सेकंड 5 ईयर प्लान जो 1956 से स्टार्ट हुआ था। सो ही वॉज एसोसिएटेड विद दैट प्लान, इंडियन प्लानिंग में थे, ठीक है। ये है, और ये 1893 में इनका बर्थ हुआ था कैलकाटा के अंदर, और इनकी जो एजुकेशन हुई है वो भी कैलकाटा में हुई है। उसके बाद ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में गए और वहाँ पर इन्होंने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी थी, और 1946 में ये ब्रिटेन रॉयल सोसाइटी के क्या बन जाते हैं, मेंबर बन जाते हैं। और उस सोसाइटी के अंदर साइंटिस्ट इन्वॉल्व होते हैं। ये जो ब्रिटेन रॉयल सोसाइटी है, यहाँ पे ये साइंटिस्ट की सोसाइटी है ना। तो महल नोबिस ने क्या किया था, उसके बाद कैलकाटा के अंदर इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश किया। इसके बाद एक जर्नल निकाला, उसका नाम था सांख्य, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंदर कुछ लोगों को अपने घर पर बुलाया, एक जगह पर बुलाया कुछ इकोनॉमिस्ट्स को, और वो जो इकोनॉमिस्ट थे इन्होंने डिसाइड किया था कि भाई ये आएंगे ये आएंगे ये आएंगे। तो क्यों डिसाइड किया था, एक्चुअली ही वाज इन द कंसर्न कि भाई मेरा 5 ईयर प्लान है और उसमें ऑब्वियसली कुछ ना कुछ क्रिटिक्स होंगे। तो इन्होंने उस चीज़ पे ध्यान दिया कि भाई मुझे क्या चाहिए, क्रिटिक्स चाहिए कि मेरे जो प्लान है उसके अंदर क्या दिक्कतें हैं। तो उसके लिए क्रिटिक्स आए, ठीक है। इन्होंने क्रिटिक्स बुलाए और उन्होंने क्रिटिक किया, मतलब इनकी आलोचना की, भाई आप ऐसा सही करो, ऐसा गलत है, ये प्लान में ये गलती है वो गलती है। तो कुछ लोगों ने तो इनको ये प्लान को अच्छा माना और कुछ लोगों ने इनके प्लान को बेकार माना और कहा कि इनकी जो अप्रोच है वो सही नहीं है, ठीक है। तो ये भी दिक्कत थी, बट इनको हमेशा किसके लिए जाना जाता है, ही वॉज नोन ऑलवेज फॉर रिमेंबर्ड ऑलवेज फॉर वाइटल रोल इन द सेकेंड 5 ईयर प्लान। इस वजह से हमारा जो सेकेंड 5 ईयर प्लान है उसको महल नोबिस प्लान के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, महल नोबिस प्लान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जिसमें आपके इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस किया गया था। किसके ऊपर फोकस किया गया था, थोड़ा सा इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस किया गया था, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। इन तीनों को हम आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक सिस्टम की, तो क्वेश्चन आता है किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम को पढ़ने से पहले कि इसको कौन प्रोड्यूस करेगा। कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज है, फॉर एग्जाम्पल एक अच्छा एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे इंडिया में कौन कितना एक्चुअली हैंडलूम सेक्टर एग्जिस्ट करेगा, फॉर एग्जाम्पल ये लिया है, ठीक है। आज के टाइम पे अगर आज ही क्वेश्चन आता है कि कितना हैंडलूम सेक्टर हमारे इंडिया में होना चाहिए, और इसके लिए जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो क्या कर रही हैं, कोई भी क्लोथ बना रही हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि ये कौन डिसाइड करेगा कि ये कौन बनाएगा,
दूसरी चीज कि कैसे बनेगा, और अगर ये बन गया तो ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा। यही 3 क्वेश्चन है जो आने चाहिए, और उसी से आपको पता चल जाएगा कि उस इकोनॉमी में कौन सा सिस्टम इकोनॉमिक चल रहा है। तो सबसे पहली बात, जब हम आते हैं आपके मार्केट वाले सिस्टम पे, मतलब कि कैपिटलिस्ट सिस्टम पे, हमेशा याद रखना कैपिटलिस्ट सिस्टम में मार्केट फोर्सेस जो है वो काम करती है। मतलब कि हमारे यहाँ पर काम कैसे चलेगा, सप्लाई एंड डिमांड से। जितनी ज्यादा डिमांड होगी उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन क्या है मार्केट फोर्सेस में, कैपिटलिस्ट में, क्या प्रोड्यूस करें। क्वेश्चन का आंसर, जितनी डिमांड है, जिस चीज की डिमांड है उसको प्रोड्यूस कर दीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी साड़ी की डिमांड है तो वही प्रोड्यूस होगा। हैंडलूम सेक्टर में क्लोथ की डिमांड है, वो प्रोड्यूस होगी। तो जो डिमांड है वही प्रोड्यूस होगी। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल सेक्टर। कि भाई सप्लाई एंड डिमांड से सब कुछ चलेगा, जो चीज की डिमांड है और जो चीज मांगी जा रही है वही प्रोड्यूस होगी। अगर किसी चीज की डिमांड ही नहीं है तो उसको प्रोड्यूस करके आप प्रॉफिट कैसे कमाओगे, क्योंकि उसके लिए तो कंज्यूमर ही नहीं है मार्केट में। अगर आपको डिफरेंट टाइप का कोई भी टूथपेस्ट चाहिए, ठीक है, पहले किसी और कंपनी का आता था, अब आपकी एक नया टूथपेस्ट आया मार्केट में और उसकी डिमांड जो है वो सर्ज हो गई। इतनी ज़्यादा डिमांड इंक्रीज हो गई कि वहाँ की जो कंपनी है उसको समझ में आ गया कि भाई ये वाला टूथपेस्ट नहीं, ये वाला टूथपेस्ट चल रहा है, तो इस वाले टूथपेस्ट की डिमांड इंक्रीज हुई तो ये प्रोड्यूस किया जाए। तो वो क्या है, वो आपकी डिमांड से पता चला है। ठीक है, तो यही है आपका कैपिटलिस्ट सेक्टर। इसके बाद अगर हम बात करें कि भाई आपकी कार डिमांड में है तो वो कार प्रोड्यूस होंगी, अगर आपका बाइसिकल्स डिमांड में है तो बाइसिकल्स यूज होंगी। अब इसमें अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आप प्रोड्यूस करने के लिए लेबर यूज करेंगे या मशीन्स का यूज करेंगे, अगर किसी से भी पूछा जाए तो ऑब्वियसली बोलेंगे कि भाई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, हम मशीन्स का यूज करेंगे। नहीं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हमेशा प्रॉफिट ड्रिवन चीजें चलती हैं। जहां पे प्रॉफिट वहां पे कैपिटलिस्ट, वहां पे इंडस्ट्रियलिस्ट। अगर लेबर चीप है तो लेबर का यूज किया जाएगा, अगर मार्केट फोर्सेस चीप है, मतलब कि मशीनरी चीप है, तो वो मशीनरी का यूज करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी नट वगैरह आपको कसना है और उसके लिए लेबर चीप मिल रही है तो लेबर का यूज किया जाएगा। अगर कहीं पर मशीन्स चीप हो रही हैं तो फिर मशीन्स का यूज किया जाएगा और वेजेस नहीं दी जाएंगी लेबर को। तो यही चीज है। ठीक है, नाउ हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस होगा वो बता दिया, तो लेबर या मशीन्स के थ्रू, और कुछ चीज पे डिपेंड होगा वो कि भाई चीप कितनी है। इसके बाद तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, जिसके पास परचेजिंग पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ध्यान दिया जाता है कि भाई आपकी परचेजिंग पावर कितनी है, आपके हाथ में पैसा कितना है। आपके पास 10 रुपए हैं, उससे आप कोई चीज़ खरीद सकते हो तो आप खरीद लो। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप बैठे रहोगे, आप नहीं खरीद सकते। उसी के थ्रू आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। परचेजिंग पावर से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। किससे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, परचेजिंग पावर से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल एक पुअर पीपल है और उसको घर खरीदना है, लेकिन वो डिमांड नहीं कर रहा है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, बस उसको घर चाहता है कि यार एक घर मिल जाए मुझे, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है उस घर को खरीदने के लिए, क्या वो डिमांड इंक्रीज कर रहा है? नहीं, क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं है तो वो डिमांड कैसे करेगा, और डिमांड नहीं करेगा तो घर प्रोड्यूस ही नहीं होगा, तो वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आएगा ही नहीं। ठीक है, तो वो है ना। अब हम आते हैं दूसरी इकोनॉमी में, सोसाइटी में, दैट इज सोशलिस्ट सोसाइटी। सोशलिस्ट सोसाइटी क्या होती है, यहाँ पर हर चीज जो है वो किसके थ्रू होगी, गवर्नमेंट के थ्रू होगी, स्टेट ड्रिवन होगी। यहाँ पर कौन सी ड्रिवन थी, यहाँ पर डिमांड ड्रिवन थी, एंड आपकी जो है वो प्रॉफिट ड्रिवन थी। लेकिन ये जो सोशलिस्ट सोसाइटी है यहाँ पर स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सारी चीज, सारे रिसोर्सेज, सारी चीजें जो है वो किसके नेम पे होती हैं, स्टेट के नेम पे होती हैं। तो यहाँ पर स्टेट इंपॉर्टेंट हो जाती है सोशलिस्ट सोसाइटी में। ना इसमें क्या होता है कि ध्यान दिया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू कि क्या प्रोड्यूस करना है उनको। क्या, कौन डिसाइड करता है कि व्हाट विल बी प्रोड्यूस्ड, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। क्या, कैसे, नीड्स ऑफ द लोगों के थ्रू, कि लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग प्रोड्यूस किया जाएगा, ना कि आपके पास कितने पैसे हैं उसके अकॉर्डिंग प्रोड्यूस किया जाएगा। फॉर एग्जांपल लोगों को एजुकेशन की ज़रूरत है, लोगों को हेल्थ की ज़रूरत है, तो वही प्रोड्यूस किया जाएगा। तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ना कि आप लोग डिसाइड करेंगे कि क्या होगा। दूसरी चीज़ कैसे किया जाएगा, अब वो गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो कैसे करवा रही है, या तो लेबर के थ्रू या आपके मशीन्स के थ्रू। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, गवर्नमेंट क्या यूज करती है, सब्सिडीज यूज कर लेती है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट ही प्रोड्यूस कर रही है, गवर्नमेंट ही डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। डिस्ट्रीब्यूशन में गवर्नमेंट में हमेशा याद रखेंगे स्टेट में कि स्टेट इस चीज़ पे ध्यान नहीं देती कि आपकी परचेसिंग पावर कितनी है, कितने रुपए आपके पास है, उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया जाएगा। इस चीज़ पे ध्यान दिया जाएगा कि आपको ज़रूरत किस चीज़ की है और उसी को दिया जाएगा आपको। ठीक है, तो ये आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है। यही दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। अब इन दोनों में ही दिक्कत है कि यहाँ पर अगर ऐसा हो गया कि हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ चले गए तो हर चीज़ जो है वो प्रॉफिट से रिलेटेड होगी। लोगों को जो हमारे यहाँ पे
पुअर पीपल थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, उन लोगों को कैसे चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर तो ध्यान दिया ही नहीं जा रहा है ऑन द नीड्स। देन सेकेंड, अगर हम सोशलिस्ट सोसाइटी पे आते हैं तो यहाँ पर तो उन लोगों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है जिनकी परचेसिंग पावर अच्छी है, ठीक है। अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद इंडिया की अगर इकोनॉमी अच्छी हो गई और लोगों के अंदर अच्छी परचेसिंग पावर पैरिटी आ गई, कैपेसिटी आ गई, तो कैसे होगा फिर, तो वहाँ पे भी दिक्कत है। तो अब हम कहाँ पे आए, हम लोग आए मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर। कहाँ पर आए, मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर। ये इंडिया ने मिडिल पाथ चूज किया कि भाई हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दोनों को लेकर चलेंगे, हम प्राइवेट को भी लेकर चलेंगे, हम स्टेट को भी लेकर चलेंगे। स्टेट हमें बता देगी कि हमें क्या करना है और प्राइवेट उसके ऊपर ध्यान दे देगा। ऐसी जगह जहां पर प्राइवेट नहीं जा सकता वहां पर स्टेट चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल द पॉवर्टी वाले जो रीजन्स होते हैं वहां पर, स्लम रीजन्स होते हैं वहां पर कौन जाएगा, स्टेट जाएगी। फॉर राशंस कौन जाएगा, स्टेट जाएगी। तो जहां पर प्राइवेट काम कर सकती है वहां प्राइवेट करेगी और जहां स्टेट की जरूरत आएगी वहां पर स्टेट करेगी। फॉर एग्जाम्पल स्टेट क्या दे रही है, स्टेट सब्सिडी दे रही है। किसको दे रही है, सब्सिडी फार्मर्स को भी दे रही है, सब्सिडी हमारे फूड भी दे रही है। तो यहाँ पर आपका प्राइवेट पहुंच सकता है कि नहीं पहुंच सकता, नहीं पहुंच सकता, इस वजह से स्टेट पहुंच रही है। और यहाँ पर जहाँ पर प्राइवेट पहुंच सकता है, जैसे कि जॉब्स एम्प्लॉयमेंट हो गए, इंटर्नशिप्स हो गई जो आपके इंडस्ट्री सेक्टर में हो रही है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का बूम हो गया, यहाँ पर प्राइवेट पहुंच सकता है, इस वजह से प्राइवेट एग्जिस्ट करता है। तो दोनों जगह हमारे यहाँ पे इंडिया में क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पे दोनों चीजें एग्जिस्ट करती है, प्राइवेट भी एग्जिस्ट करता है और स्टेट भी एग्जिस्ट करता है ना। अगर मैंने आपको प्लान के बारे में ऑलरेडी बता दिया, व्हाट इज प्लान, प्लान का मतलब क्या होता है, कुछ गोल्स होने चाहिए जिसको हमें अचीव करना है और कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके थ्रू हमें गोल्स को अचीव करना है, वही हमारा क्या है, प्लान है। जैसे कि सोवियत यूनियन से हम लोगों ने इस प्लान को लेकर है, क्योंकि सोवियत यूनियन वाज द पायनियर इनटू इट, पहली बार यही लेकर आए थे कि प्लान क्या होता है, यहीं से इन्फ्लुएंस थे आपके जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है ना। इंडिया में क्या होता था, इंडिया में ना लॉन्ग टर्म प्लान्स चलते थे। क्या चलते थे, लॉन्ग टर्म प्लान चलते थे, 20 ईयर्स के प्लान्स चलते थे। अब इन 20 ईयर्स के प्लान्स को पूरा करने के लिए हम लोगों ने 5 ईयर प्लान्स चलाए थे। मतलब अगर हम 4 5 ईयर प्लान्स को यूज करें तो 20 साल का हमारा पर्सपेक्टिव प्लान बन जाएगा। तो 5 ईयर प्लान वर द बेसिस ऑफ द 20 ईयर प्लान, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म प्लान्स होते थे और ये शॉर्ट टर्म प्लान्स होते थे, जो उस टाइम पर हम लोगों ने डिसाइड किया था इस तरीके से हमारी इकोनॉमी में प्लान्स चलेंगे, ठीक है। तो दिस वाज द लॉन्ग टर्म एंड दिस वाज द शॉर्ट टर्म एंड दिस वाज द बेसिस ऑफ लॉन्ग टर्म प्लान्स। तो ये आपके जो 20 साल वाले होते थे वो कौन से होते थे, पर्सपेक्टिव प्लान्स होते थे। नाउ अगर मैंने ये ऑलरेडी आपको बता दिया है कि हर गोल को अचीव करना रियलिस्टिक नहीं है, हर गोल आप एक टाइम पर अचीव नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको हर गोल के ऊपर एक प्राइमेसी देनी पड़ेगी कि किस गोल को आप प्राइमेसी दे रहे हो, ठीक है। जैसे कि अगर आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी से वही वाली बात इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है या रिसोर्सेज जो हैं अपनी इकोनॉमी जो है उनके इन्वायरमेंट को बचाना है, क्या डिसाइड करोगे, क्या आप इन्वायरमेंट को बचाओगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करोगे इंडिया में, दोनों की चीज़ करनी पड़ेगी। तो हमें बैलेंस लेकर चलता है। तो ऐसे ही प्लानर जो है वो बैलेंस लेकर चलते हैं, उनका रोल ही यही होता है कि उनको बैलेंस लेकर आगे बढ़ना है। अब हम आते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर पे। हमें पता है कि जब ब्रिटिशर्स आए थे और ब्रिटिशर्स गए थे उस टाइम पे हमारा एग्रीकल्चर कैसा रहा था, मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया है। एग्रीकल्चर की हमारी कंडीशन इतनी ख़राब थी कि यहाँ पर आपके 70 to 75% लोग जो है, वर्कफोर्स जो है वो यही रहती थी। इसके साथ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर भी सबसे ज़्यादा जो यही था, यही सेक्टर था जो हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा था। इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन और इतनी ज़्यादा वर्कफोर्स होने के बाद भी यहाँ की जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या थी, लो थी। यहाँ की प्रोडक्टिविटी क्या थी, लो थी। इसके साथ साथ यहाँ पर जो टेनेंट्स हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, जो लैंड है उसका इम्प्रूवमेंट नहीं था, वो दिक्कत थी। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम थी एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स रूल, ठीक है। फिर क्या हुआ, तो वही यहाँ पर बताया गया, एग्रीकल्चर सेक्टर में ना ही उस टाइम पर ग्रोथ थी और ना ही इक्विटी थी, ना ही सबको बेनिफिट मिल रहा था और ना ही कोई भी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा जीडीपी में हमें देखने के लिए मिल रहा था। तो पॉलिसी मेकर्स ने इन इश्यूज पर ध्यान दिया और 2 चीज़ें करी। पहला था हमारे लैंड रिफॉर्म्स, पहले क्या थे, लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है। एंड दूसरा हमारा क्या था, रिवॉल्यूशन। सबसे पहले हम लैंड रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। लैंड रिफॉर्म्स क्या था, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो जमींदार थे, जैसे कि हमें पता है 3 टाइप के सिस्टम बताए थे, महलवाड़ी सिस्टम, रियायतवाड़ी सिस्टम एंड जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम में हम लोगों ने क्या बताया कि जमींदार जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो इंटरमीडिएटरीज की तरह बिहेव करते हैं, मतलब वो मिडिल मैन की तरह बिहेव करते हैं। जैसे कि आज की भी
एक जगह है दैट इज आपकी जो मंडीज होती हैं, वहाँ पर जो एजेंट्स होते हैं वो भी मिडिल मैन की तरह ही बिहेव करते हैं आज भी, है ना। तो वैसा ही आपका मिडिल मैन जो है वो जमींदारी सिस्टम में एग्जिस्ट करता था, ठीक है। तो जमींदारी सिस्टम में क्या थे, जागीरदारी सिस्टम में क्या थे, मिडिल मैन थे, जमींदार से, जागीरदार से। ये क्या करते थे, रेंट कलेक्ट करते थे, किससे, टिलर्स से, और कोई भी इंप्रूवमेंट लैंड के अंदर नहीं करते थे, क्योंकि इन्हें सिर्फ रेंट लेने से मतलब होता था, और वहाँ से ऑलरेडी फोर्सफुल नेचर था ब्रिटेन का, ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट का, तो उसकी वजह से भी दिक्कत थी। तो ना ही एग्रीकल्चर के अंदर इक्विटी थी और ना ही एग्रीकल्चर के अंदर ग्रोथ थी। तो अब क्या किया जाए, तो इन्होंने लैंड रिफॉर्म्स की बात की कि भाई यहाँ पर तो चेंज करना पड़ेगा 1947 के बाद। जैसे ही हम लोग आज़ाद हुए 1947 में, उसके बाद हमने यही सबसे बड़ी चीज़ें देखी कि भाई जमींदारी सिस्टम चल रहा है, इंटरमीडियरीज चल रहे हैं, बहुत दिक्कत की बात है। हमने क्या कहा कि हमें इनको चेंज करना पड़ेगा, तो हमने अबॉलिशन ऑफ द इंटरमीडियरीज कर दिया। क्या कर दिया, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, ये कर दिया, है ना। हम लोगों ने स्टेप्स लिए कि हम लोग इंटरमीडियरीज को खत्म कर देंगे और लैंड के जो ओनर है ना, टिलर्स, उनको बना दिया जाएगा। जो उस पर कल्टीवेट कर रहे हैं वो जो होंगे वो क्या होंगे, आपके ओनर्स होंगे। अब इसके पीछे रीज़न क्या था, एक्चुअली क्या था कि हमें पता है कि जमींदार जो है वो लैंड को इंप्रूव करने में कोई भी हेल्प नहीं कर रहे थे। तो हम लोगों ने क्या कहा कि हम जो कल्टीवेट कर रहे हैं ना लोग, उन्हीं को क्या बना देते हैं, उस ओनर बना देते हैं उस लैंड का। जब वो ओनर बन जाएंगे उस लैंड का, तो क्या होगा, उस लैंड के ऊपर जितनी भी रिसोर्सेज हैं, वो लैंड जो है उसके ऊपर काम कौन करेगा, वो टिलर्स, और उसको इंप्रूव करने का काम भी कौन करेगा, वो टिलर्स। अगर कहीं से भी प्रॉफिट होता है उस आउटपुट से, उस क्रॉप से, तो वो जो प्रॉफिट है जो पहले जमींदार को जाता था वो अब टिलर्स को जाएगा, वो कल्टीवेटर्स को जाएगा, और फिर वो उस प्रॉफिट से अपनी लैंड को वो अच्छा करेंगे। तो लैंड भी हमारा जो सॉइल सेलिनाइजेशन है, लैंड डिटरिएशन है, वो सब खत्म हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट जो है वो ओनरशिप ऑफ द लैंड की तरफ था। तो यही थी। इसके बाद हम दूसरा कॉन्सेप्ट लेकर आए, दैट वाज दी लैंड सीलिंग। पहला हमारा जो इंप्रूवमेंट था दैट वाज लैंड रिफॉर्म्स जो आए थे, एंड सेकंड वाज लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग का मतलब क्या था कि अब ये डिसाइड कर दिया गया कि कितने लोगों को कितनी लैंड मिलेगी। ये डिसाइड हो गया कि भाई आप ये बंदे हो, इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको इतनी ही लैंड मिलेगी, ताकि हर टेनेंट को, हर कल्टीवेटर को लैंड मिल जाए। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा फ्लॉज भी हम लोगों ने देखे, वो मैं आगे बताऊंगी। अब इंटरमीडियरीज के अबॉलिशन की वजह से 200 लाख टेनेंट्स जो हैं वो सीधे सीधे गवर्नमेंट के कांटेक्ट में आ गए। और अगर वो इतने सारे लोग, 200 लाख लोग सीधे टेनेंट बन गए और उनकी ओनरशिप ऑफ लैंड हो गई है, तो ऑब्वियसली जितनी लैंड उनके अंदर होगी उनकी इंप्रूवमेंट कौन करेगा, यही लोग करेंगे। ऑब्वियसली यही लोग करेंगे। तो ओनरशिप जो है वो उनके ऊपर चली गई। अब आउटपुट में जो भी इंक्रीज होगा उससे एग्रीकल्चर में फायदा जो होगा वो इनका होगा, और अबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज तो हो ही गए हैं। तो फायदा किसको हो रहा है, इंडिया की लैंड को हो रहा है। अच्छा कॉन्सेप्ट था लैंड रिफॉर्म्स। दूसरा अच्छा कॉन्सेप्ट था लैंड सीलिंग, कि भाई टिलर्स को लैंड मिल जाएगी, जिनके पास भी नहीं है, जिनके पास बड़े बड़े फार्म्स है, उनको कट 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 करके आपके टिलर्स को मिल जाएगी, कल्टीवेटर्स को मिल जाएगी। दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे थे, लेकिन दिक्कत क्या थी, इनमें फ्लॉज देखने के लिए मिल गए। क्या फ्लॉज देखने के लिए मिल गए, सबसे पहली बात, लूप होल्स आपके लेजिस्लेशंस में थे। ऐसे केसेस देखे गए कि लैंड ओनर्स ने उन टेनेंट्स को अपनी लैंड से हटा दिया और कह दिया कि हमारी लैंड है, सेल्फ सफिशिएंसी, कि अब हम इसको टिल करेंगे, लेकिन वो उसको टिल नहीं करते थे और नाम अपना दे दिया। तो ये एक बड़ा लूप होल देखने के लिए मिला, जो एक प्रॉब्लम देखने के लिए मिली कि एक्चुअल टिलर्स तो वो टेनेंट्स ही थे, बट नाम किसने दे दिया, लैंड होल्डर्स ने अपना नाम दे दिया कि भाई हम हैं इसके। तो ये दिक्कत है। लैंड सीलिंग में क्या दिक्कत आई, क्या हर्डल आया यहाँ पे, सबसे बड़ा चैलेंज क्या आया कि भाई यहाँ पर जिसकी लैंड थी ना, उसने कोर्ट में केस कर दिया कि भाई ये हमारी लैंड है और ये हमसे ये गलत ले रहे हैं। ऑब्वियसली इंडिया इंडिपेंडेंट हो चुका था, कोर्ट्स जा सकते थे। तो इस प्रोसेस को उन्होंने क्या करने की कोशिश की, डिले करने की कोशिश की और अपने आप को एस्केप करने की कोशिश की उस जगह से। और जो बिग लैंड होल्डर्स थे उन्होंने अपनी लैंड अपने पास ही रख ली और नहीं दी। ये जो लैंड रिफॉर्म्स और लैंड सीलिंग हुआ, इसका जो फायदा है वो आपकी दो स्टेट्स बहुत अच्छी हैं, दैट इज केरला एंड वेस्ट बंगाल, इनको बहुत अच्छा हुआ था। अनफॉर्चुनेटली दूसरी स्टेट्स को इतना फायदा नहीं हुआ था जितना इनको हुआ था, क्योंकि यहाँ की जो गवर्नमेंट थी ना, दैट वाज स्टिक टू द पॉइंट कि भाई हमें क्या करना है, हमें ओनर्स ऑफ द लैंड, जो टिलर्स होते हैं, उनको फायदे में लेकर आना है, टिलर्स टू द लैंड लेकर आना है। तो वो लोग तो स्टिक थे उस कॉन्सेप्ट से, लेकिन ये जो दूसरी स्टेट्स थी उधर दिक्कत थी। ये तो था हमारा
पहला चीज जो हमने एग्रीकल्चर को अच्छा करने के लिए किया। दूसरा चीज था हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन। इंडिपेंडेंस के टाइम में 75% ऑफ द हमारी कंट्री जो है वो किसके अंदर थी, एग्रीकल्चर के अंदर डिपेंडेंट थी। लेकिन उस टाइम पर हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी वो क्या थी, बहुत ज्यादा कम थी। क्यों कम थी? क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बेकार यूज कर रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं था, इरीगेशन सिस्टम हमारे पास नहीं था, इंप्रूवमेंट्स इन दी लैंड नहीं थे, रैंट इतना ज्यादा था, जमींदारी इंटरमीडिएरीज थी, टेनेंट्स की जो हालत है वो खराब थी, कल्टीवेटिंग मशीन्स नहीं थी। क्या करें, इतनी सारी प्रॉब्लम थी एट द टाइम ऑफ दैट। अब क्या किया गया, अब इंडिया का जो एग्रीकल्चर है हमें ऑलरेडी पता है कि वो मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट होता है। हमारी इंडियन रेन जो है वो मॉनसूनल रेन है, हॉट मॉनसूनल क्लाइमेट है, तो उस वजह से मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो ट्रबल आने लग गए, अब दिक्कत आने लगी कि भाई इरिगेशन फैसिलिटीज कैसे आए, स्टिग्नेशन हो गया किसमें, एग्रीकल्चर में, कॉलोनियल टाइम में। ये सारी चीजें, ये सब कुछ सिर्फ एक रिवॉल्यूशन ने सही कर दिया, एंड दैट वाज ग्रीन रिवॉल्यूशन। दैट वाज ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था, ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है उसके दो फेजेस थे। पहला फेज था आपका 1960 से और सेकेंड फेज था आपका 1970 से। एक्चुअली क्या हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन में कि हमारे जो सीड्स थे उनको रिप्लेस कर दिया गया था हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स से। ठीक है, यहाँ पर आपके हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स जो थे यूज़ हो रहे थे, उसके साथ साथ कुछ फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ होने का भी प्रॉब्लम था कि भाई अगर आप इन सीड्स को यूज़ करोगे, HYV सीड्स को यूज़ करोगे, तो आपको फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स भी यूज़ करने पड़ेंगे। तो फार्मर जो हैं जब उन्होंने HYV सीड्स को यूज़ किया, फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया, पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया, तो उन्होंने देखा कि यार क्रॉप की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई है। जब वो ऐसा हुआ तो वहीं से आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन बोला जाता है कि भाई हम वीट और राइस की वैरायटी के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन करा, फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया, और उसकी वजह से जो क्वांटिटी है किसकी, क्रॉप्स की, वो क्या कर गई थी, वो इंक्रीज कर गई थी, जिसकी वजह से इंडिया आज क्या है, इंडिपेंडेंट है इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, राइट, रॉ मटेरियल्स। ठीक है, लेकिन इसका फायदा कुछ ही स्टेट्स को हुआ, जैसे कि पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक है, और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि भाई आपको पता है कि HYV सीड्स खरीदने पड़ेंगे, आपको मशीन्स खरीदनी पड़ेंगी, आपको फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स खरीदने पड़ेंगे। उसके लिए पैसा किसके पास होता है, बिग फार्मर्स के पास होता है, स्मॉल फार्मर्स के पास तो पैसा होगा नहीं। इस वजह से जो है कुछ ही स्टेट्स को फायदा हुआ, जहाँ पे आपके जो बिग लैंड ओनर्स और लैंड होल्डर्स और फार्मर्स थे वो क्या, तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश वाले लोगों को फायदा हुआ। एंड उन्हीं रीजन्स को फायदा हुआ जो वीट वाले रीजन्स है, वीट ग्रोइंग रीजन्स है। ये आपका फर्स्ट फेज चल रहा था। सेकेंड फेज में भी ऐसा ही हुआ, लेकिन यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स तक बेनिफिट्स पहुंचे, और वीट के अलावा कुछ राइस हो गया, ऐसी जो क्रॉप्स हैं उन तक फायदा पहुंचा। और एक टाइम ऐसा आ गया कि इंडिया जो है फूड के अंदर सेल्फ सफिशिएंट हो गया, और USA से वो अब इंपोर्ट बंद कर गया। मतलब इंपोर्ट तो आज भी होता है, बट जिन चीज़ों में सेल्फ सफिशिएंसी होनी चाहिए हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो गए आफ्टर दिस। हम लोग फूड को भी इंपोर्ट कर रहे थे, आप सोच रहे हो, फूड को भी इंपोर्ट कर रहे थे हम लोग उस टाइम पे, और एक रिवॉल्यूशन ने हमारे फूड को भी सही कर दिया, हम इंपोर्ट करना बंद करके। नाउ ग्रोथ तो होने लग गई हमारे एग्रीकल्चरल आउटपुट में, बट प्रॉब्लम ऑफ इक्विटी आने लग गई कि सबके साथ हो रहा है सही, एग्रीकल्चर आउटपुट में GDP में इन्वॉल्वमेंट होने लग गया है, क्या सबके साथ सही हो रहा है, मतलब कि सारी पॉपुलेशन के साथ यही चीज हो रही है कि नहीं हो रही, ये थी। अच्छा, जब भी हम ग्रीन रिवॉल्यूशन का नाम लेते हैं तो हमेशा MS स्वामीनाथन सर, उनका जिक्र जरूर आता है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नाउ हमने ये देखा कि एक टाइम पे तो क्या है, अब क्या होता था, जैसे कि फार्मर्स प्रोड्यूस करते थे आपकी ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद, जब चीज़ें प्रोड्यूस होने लगी, तो प्रोड्यूस होने के बाद जो फील्ड पे जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, फार्मर्स या तो अपना खुद का कंज्यूम कर लेते थे, जब चीज़ों को वो खा लेंगे तो कुछ ही बचेगा सेल करने के लिए, तो वो जो है वो सेल करने के लिए कुछ ही बचता था। लेकिन एक अलग सिचुएशन भी होती है कि जितना आपने प्रोड्यूस किया है उस सबको आप सेल कर दो, और सेल के बाद जो है जो पैसे आएंगे उससे थोड़ा सा आप खरीद लो खाना वगैरह। तो ये दो कंडीशन होती है, तो पहली कंडीशन जो मैंने वो बताई, और